बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट। और मैंने क्या कहा था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ प्राइसेस चार्ज करना। लेकिन जनाब, एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ प्राइस चार्ज कोई कैसे कर सकता है? जाहिर सी बात है, उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए प्राइस को चेंज करने की। तो मार्केट प्राइस कोई भी फर्म कब चेंज कर सकती है? जब उसके पास मार्केट में सप्लाई का इतना सिग्निफिकेंट शेयर हो कि जिसको तब्दील करने से मार्केट की प्राइसेस में क्या आ जाए, तब्दीली वाक़ हो जाए। यस और नो, ये बुनियादी बात है। बताइए आप सब लोग। तो अब यहाँ पर क्या है, कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मेरी बात यहाँ पर पहले सुनिएगा। सबसे पहली जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन लिखी हुई है ना, वो क्या लिखी हुई है? मोनोपोली पावर। फर्म मस्ट हैव एबिलिटी टू सेट प्राइसेस, मतलब फर्म के पास सप्लाई इतनी हो जिसको तब्दील करके वो मार्केट की प्राइसेस को चेंज कर सके। मैंने क्या कहा था? सप्लायर की ताकत, फर्म की ताकत सप्लाई है, और अगर उसके पास मार्केट में एक सिग्निफिकेंट सप्लाई का शेयर मौजूद है, तो जैसे ही वो अपनी इंडिविजुअल सप्लाई को चेंज करेगा, तो उसकी इंडिविजुअल सप्लाई चेंज होने से उसका इफेक्ट मार्केट सप्लाई पे भी पड़ेगा। और जैसे मार्केट सप्लाई तब्दील होगी, तो मार्केट सप्लाई तब्दील होने की वजह से मार्केट के इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा, और मार्केट का इक्विलिब्रियम एक नई प्राइस पे क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो सप्लाई शॉर्ट करने से प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, और सप्लाई इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट क्या आता है कि प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं। यस और नो? तो सबसे पहली बात कि फर्म के पास ये एबिलिटी हो। 3 नंबर का सवाल 2 अटेम्प्ट पहले आ चुका है। कंडीशन, सिर्फ कंडीशन लिखनी थी। कंडीशन, सिर्फ कंडीशन, 3 मार्क्स। इधर से इधर तक का आंसर लिखने के 3 नंबर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। सिर्फ 3 कंडीशन बता देनी थी। नंबर 1 कंडीशन, मोनोपोली पावर। फर्म मस्ट हैव द एबिलिटी टू सेट प्राइसेस। पहली बात क्लियर है कि मोनोपोली पावर से मतलब क्या है। क्वेश्चन कैसे आया था? डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नहीं नहीं नहीं, इतना इकोनॉमिक्स पे इतना नहीं घुमाते बेटा, इतना नहीं घुमाते इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं। सीधे सीधे सवाल होता है, इतना नहीं घुमाते। कभी कभार हो जाता है, लेकिन इतना नहीं घुमाते। पेपर, अगर आपने स्टडी टेक्स्ट रीड की भी हो, यकीन करें पेपर आपका निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अच्छा, इस चीज को समझने की जरूरत है। क्या हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर पढ़ लिया है? क्या हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर पढ़ लिया है? अच्छा, क्या हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर पढ़ने के बाद रेवेन्यू का ताल्लुक जोड़ा था प्राइस के साथ? क्या हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कैलकुलेट करना सीखी थी? क्या हमें रेवेन्यू और प्राइसेस का रिलेशनशिप मालूम है विद डिफरेंट इलास्टिसिटीज? अच्छा, अब सवाल क्या उठता है जनाब, अगर एक ऐसी मार्केट है जहां पर डिमांड जो है वो इलास्टिक है, जहां से आपका दिल करे वहां से याद करें, कोई इशू नहीं। इंसान जहां मुतमईन होता है वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि स्टेट टैक्स ही लिखने से पेपर पास होगा, तो ऐसा नहीं है। पेपर सही जवाब लिखने से पास होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर एक मार्केट की डिमांड जो है वो क्या है, बेटा अपने अल्फाज ज्यादा अपने ना हो, मतलब ये नहीं कि अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन अपने अल्फाज के जरिए कॉन्सेप्ट डिलीवर होता हो। ठीक है, वो गली मोहल्ले वाले अल्फाज ना हो अपने। ठीक है, बात दफा क्या होता है, अपने अल्फाज कुछ ज्यादा ही अपने हो जाते हैं, तो एग्जामिनर बोलता है अपने पास ही रखो बेटा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ग्रामर तो आपने बेटा ऐसे में सीख लिया, वो इशू तो होना नहीं चाहिए वैसे। चले मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ। देखें, कोई भी फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकती है?
ठीक है, एक रास्ता क्या है, प्राइसेस बढ़ा दी जाए। लेकिन फर्ज करें अगर एक प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप जिस मार्केट में बेच रहे हैं वहां पे डिमांड अगर इलास्टिक है, तो इलास्टिक डिमांड होने की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी तो इसका इफेक्ट रेवेन्यूज पे क्या पड़ेगा बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए। तो जिन मार्केट्स में डिमांड इलास्टिक हो तो क्या उन मार्केट्स में रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस बढ़ानी चाहिए, प्राइसेस कम करनी चाहिए? आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। तो इलास्टिक मार्केट में प्राइसेस क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, यस और नो? क्योंकि हम जानते हैं जब डिमांड इलास्टिक होती है तो टोटल रेवेन्यू का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस डिक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है और प्राइस इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या कभी भी आप इलास्टिक मार्केट में कीमतें बढ़ाएंगे या आप इलास्टिक मार्केट में प्राइसेस रिड्यूस करके अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? क्या तरीके का इख्तियार करेंगे? गुड। और वो मार्केट्स जहां पे प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, इनइलास्टिक है, वहां पे क्या करेंगे? वहां पे क्या करेंगे? वहां टोटल रेवेन्यू का प्राइस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब इनइलास्टिक मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, यस और नो? तो इसका मतलब यह है अगर आपने मार्केट्स की इलास्टिसिटी स्टडी की हुई है तो आप अपनी प्रोडक्ट को, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे बेच सकते हैं, यस और नो? यानी प्रोडक्ट एक ही है, इन इलास्टिक मार्केट में महंगा करके बेचें और इलास्टिक मार्केट में सस्ता करके बेच दें। क्या ख्याल है? क्या कहेंगे इस बारे में? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इलास्टिसिटी स्टडी है तो फिर आप इस हिसाब से आप प्राइस डिस्क्रिप्शन परफॉर्म करके अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, elasticity of demand, each group of buyers must have different elasticity of demand in order to extract consumer surplus। ठीक है जी। तो दोनों मार्केट्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हो वो अलग अलग हो ताकि कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट किया सके। मतलब इन इलास्टिक मार्केट में बायर विलिंग होगा हाई प्राइस देने के लिए और इलास्टिक मार्केट में बायर विलिंग होगा लो प्राइस देने के लिए। तो इन इलास्टिक मार्केट में अगर आप प्राइस हाई करते हैं तो तब भी कंज्यूमर सरप्लस बरकरार रहेगा। इलास्टिक मार्केट में जब क्या करेंगे, प्राइस लो करेंगे तो जो जितनी प्राइस वो देने के लिए विलिंग होगा उससे प्राइस कम हो जाएगी तो कंज्यूमर सरप्लस आपके पास आ जाएगा। तो जब कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है तो क्या करता है बायर का बिहेवियर, क्या होता है, वो क्वांटिटी डिमांड बढ़ाकर अपने कंज्यूमर सरप्लस को जीरो कर देता है। यानी वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस पॉइंट पर जहां पर उसकी विलिंगनेस के लिहाज से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके बराबर आ जाती है, प्राइस की। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पिछले माइक्रो के अंदर पढ़ते हुए हैं। तो भाई क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने की एक वजह क्या है, विलिंगनेस का भी तो बढ़ना है ना। और विलिंगनेस आप जानते हैं डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, यस और? तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करनी है, दोबारा बताइए। इलास्टिक मार्केट में, इलास्टिक मार्केट? रिस्पॉन्स दें, वेरी गुड, इन इलास्टिक मार्केट में। और कौन सी मार्केट में लो प्राइस चार्ज करनी है, इन इलास्टिक मार्केट में, इलास्टिक मार्केट में? इलास्टिक मार्केट में, गुड। तो ये बात आपके सामने बुनियादी तौर पे ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अब मेरी एक बात का जवाब दें कि बाज दफा प्रोडक्ट एक ही होती है लेकिन एक ही प्रोडक्ट का हमारे पास इकोनॉमिकल वर्जन भी होता है और उसका स्टैंडर्ड वर्जन भी होता है कि नहीं होता बताइए।
मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट एक ही होती है, लेकिन बाज़ दफा उसका इकोनॉमिकल वर्जन भी होता है और उसका स्टैंडर्ड वर्जन भी होता है। क्या कहेंगे आप सब लोग? बीकन हाउस, सिटी स्कूल, ये स्कूल्स हैं। बताइए, मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल देने चाह रहा हूँ जनरल लाइफ से। लेकिन इन्होंने क्या किया है, गली मोहल्ले के स्कूल से भी कॉम्पीट करने के लिए सिटी स्मार्ट स्कूल लॉन्च कर दिया, एजुकेटर लॉन्च कर दिया। तो एक रखा इन्होंने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, एक रखा इन्होंने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली जो गली मोहल्ले में सिटी स्मार्ट स्कूल ऑपरेट कर रहा है, जो कि प्रोजेक्ट ऑफ सिटी स्कूल ही है, वो ऑब्वियसली उन गली मोहल्ले में जो फीस चार्ज करेगा वो लो फीस होगी। और जो स्टैंडर्ड स्कूल होगा वो जो फीस चार्ज करेगा वो क्या होगी? हाई फीस होगी। बाकी थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म का और क्या कहते हैं इलाके के लिहाज से फर्क होगा, लेकिन तकरीबन एजुकेशन तो एजुकेशन सिलेबस करिकुलम जो होगा वो तो एक ही तरह का बनेगा, डिजाइन होगा ना। एंड रिजल्ट क्या होता है? कुर्सियां बैठने के लिए थोड़ी गैर मुनासिब होंगी, फर्नीचर थोड़ा गैर मुनासिब होगा, मतलब ये नहीं कि बात यह है कि जो आपका इन्वायरमेंट होगा वो थोड़ा तब्दील होगा। बाकी मेनली एजुकेशन तो क्या होगी, एजुकेशन तकरीबन सेम होगी ना, मेन प्रोडक्ट तो वही होगा ना। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं यार, एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट मिल रही है, एक मार्केट में कम पैसों में, दूसरे मार्केट में ज्यादा पैसों। अब ये जो लास्ट टर्म है ना, मैं इसकी और एग्जांपल्स भी देने जा रहा हूं, लेकिन इसको समझिएगा, मार्केट सेपरेशन। ये बताइए, वो डिफेंस में रहने वाला क्या सिटी स्मार्ट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाएगा? बोलेगा है तो एक ही स्कूल। और जो स्मार्ट स्कूल में पढ़ा रहा है वो क्या सिटी स्कूल जाने की जहमत करेगा? क्या वो उसको अफोर्ड कर पाएगा? नहीं ना। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट सेपरेशन। यानी कि जो दोनों किस्म की मार्केट्स के बायर्स हों, वो ये सर्विसेज लेने वाले हों, बायर्स हों, कस्टमर्स हों, वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने से डरते हों या पसंद ना करते हो। क्या कहेंगे आप? यस और नो? तो ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको ये मार्केट सेपरेशन की जो टर्म है ना अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, इसका एक और मीनिंग भी है, मतलब यानी कि वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब आते हैं हम कहाँ पर? गारमेंट्स की तरफ, टेक्सटाइल की तरफ। टेक्सटाइल वो मार्केट है जहां पर एक ही चीज 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की बिक्री होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सी जगह पे बिकती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? डिपेंड करता है कि वो कौन सी जगह पे बिक रही है, उस मार्केट में खरीदने वाला कौन है। अच्छा, अब जो एग्जांपल्स हैं वो ऑब्वियसली थोड़ी मोनोपोली से हटकर हैं, इसलिए इसलिए कि इसको प्रैक्टिकल बनाया जाए। यानी कि उसमें मोनोपोली तो नहीं है, उसमें ऐसे बिजनेस होंगे जो शायद ओलिगोपोली में फॉल कर जाएं। लेकिन खैर, हम एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि हम ये मार्केट सेपरेशन लफ्ज को समझ सकें। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कपड़ों के ब्रांड्स के आउटलेट ऑपरेट करते हैं बेटा। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कपड़ों के ब्रांड्स के आउटलेट जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। गुल अहमद हो गया, ठीक है जी, और अलकरम हो गया, सो इस तरह के आउटलेट्स, जे डॉट हो गया, ठीक है। अच्छा, आप अगर अपने शहर की बात कर लें तो
ऑटोबान रोड जो है वो एक ऐसी मार्केट है जो कि एक स्टैंडर्ड मार्केट कही जा सकती है, क्या कहेंगे आप लोग, जहां बड़े बड़े ब्रांड्स पहले से मौजूद हैं। ठीक है, अगर कराची से कोई ब्रांड उठ के आना चाहता है इधर, तो उसके दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है कि मैं अपना बिजनेस कहाँ खोलूं, तो उसको बाकी जगहों का नहीं पता, उसको ऑटोबान रोड का पता है। ऐसा है, क्या कहेंगे? अच्छा, और एक जो है हमारी भीड़ों वाली मार्केट है, यहाँ पे लोगों की भीड़ ही भीड़ होती है, जिनको हम सस्ती मार्केट बोल सकते हैं। 8 नंबर की मार्केट हो गई लतीफाबाद की, ठीक है जी, ऐसा ही है ना, क्लॉथ मार्केट हो गई, सोन। ठीक है। अच्छा, अब अगर भाई हमारे पास जो है वो सक्खर से बैठे हुए हैं, तो उनको उनके हिसाब से बता दें भाई सक्खर। हाँ भाई, क्या कहते हैं रोहन? तो भाई एक तो आपका जो सक्खर में जो है वो एक जो मेन रोड चलता है, वो जो मासूम शाह का मीनारा बना हुआ है, वहां से अगर हम आगे निकलते हैं तो एक डिफेंस वाला एरिया आ जाता है वहां पर, वो अलग ही एरिया है आपके यहाँ पर, क्या कहेंगे रोहन? घंटाघर तो नीचे रह गया ना बेटा, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, ऊपर जहां पर वो कासिम पार्क बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, उसके बाद उससे आगे अगर आप निकलते हैं तो वो तो इलाका ही अलग है ना, थोड़ा सा कैंट लग जाएगा मेरे ख्याल से सक्खर का वो, क्या कहते हैं, है ना? उधर प्रॉपर्टी की रेट ज्यादा है, उधर प्रॉपर्टी का लेवल कुछ और है। और अगर आप वहां से नीचे उतर जाते हैं, मासूम शाह के मीनारे से लेफ्ट पे जाकर, तो घंटाघर आ जाएगा, और वहां पर शाही बाजार और सारी चीजें आ जाएंगी। वो मार्केट एक अलग मार्केट है। तो क्या फर्क है दोनों मार्केट्स में बेटा? फर्क है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, कराची में मार्केट सकती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। तो मतलब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, देखिए हम ये देखते हैं कौन सा तबका उस मार्केट में आता है। तो कम पैसे देने वाला तबका, लो प्राइसेस पे चीजें खरीदने वाला तबका कहाँ आता है भाई? ऐसी मार्केट में जिनकी जहाँ पे डिमांड क्या है, इलास्टिक है, और आउटलेट्स पर 5-5 हजार के, 8-8 हजार के सूट्स खरीदने के लिए वो तबका आता है जहां पर डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। क्या कहते हैं बेटा? ऐसा ही है। तो अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, कि अब अगर हम देखते हैं, गुल अहमद है, गुल अहमद ने एक आउटलेट अपना खोला हुआ है ऑटोबान पर। यस बेटा, कह सकते हैं ऑटोबान एक इलास्टिक मार्केट है, कह सकते हैं। किस हद तक क्या, उस पर हम बहस नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन हम अपनी थ्योरी में उसको अज्यूम कर लेते हैं इलास्टिक मार्केट। अच्छा, अच्छा, ऑटोबान रोड पर गुल अहमद का आउटलेट खुला हुआ है, ठीक है। और यूनिट नंबर 8 वाली जो मार्केट है लतीफाबाद की, उस पे भी गुल अहमद का आउटलेट खुला हुआ है। क्या कहेंगे? ऐसा है कि नहीं है? दोनों जगह उन्होंने आउटलेट खुला हुआ है अपना, खुला हुआ है, दोनों जगह खुला हुआ है। लेकिन जो ऑटोबान है वहां पर आइडियाज के नाम से खोला हुआ है, और जो वहां खोला है वहां पे गुल अहमद स्टोर के नाम से खोला हुआ है। आइडियाज के नाम से लोग हमेशा स्टैंडर्ड जगह पे खोलेंगे स्टोर, और गुल अहमद के नाम से खोलेंगे तो वो समझ लें वो एक आम मार्केट में खोल रहे हैं। अब एक ही प्रोडक्ट है, वो इस मार्केट में सस्ती बिक रही है, उस मार्केट में महंगी बिक रही है। ये प्रैक्टिकली मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है। दोनों आउटलेट्स के प्रोडक्ट्स के रेट में फर्क है।
दोनों आउटलेट के प्रोडक्ट के रेट्स में ही फर्क है। ये बात लोगों को नहीं पता इस बात का। ठीक है बेटा। तो अब बात ये है सिंपल सी कि देखो कि एक प्रोडक्ट को इकोनॉमिक